लेंथी होता है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमेशा की तरह एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखूंगा। आप सबके पास आई बिलीव के अ, अ, एक पेपर भी होगा और पेन भी होगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन अगर ड्यूरिंग स्लाइड्स आप करना चाह रहे हैं तो आप वो नोट कर लें, और एट द एंड जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। इन बिटवीन अगर हम यानी हर स्लाइड के बाद या हर 2-3 स्लाइड के बाद क्वेश्चन लेंगे तो उसमें इंटरप्शन रहेगी, और एक जो जिस तरह मैं लेके चल रहा होता हूँ A to Z, यानी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरे लेक्चर को, तो उसमें भी यानी फिर वो इंटरप्शन हो जाती है। तो क्वेश्चन आंसर हम एंड पे करेंगे रेलिवेंट टू टॉपिक और ओवरऑल जो बैच के हवाले से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ से अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप कंफर्मेशन दें कि आपको ये प्रेजेंटेशन शो हो रही है। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन विजिबल है ना सबके साथ? ओके। सेशन का प्रॉपर हम फॉर्मली स्टार्ट लेते हैं। आज का डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। और इस सेशन में हम इसके जितने भी यानी ये इटसेल्फ प्रोजेक्ट क्या है, ये आउटलाइन में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। 80% जो लेक्चर है वो हम वन गो में लेके चलेंगे, जो ऑलमोस्ट हमारा एटलीस्ट 1 आवर 20 मिनट्स जो है वो उसमें कंजम्पशन होगी। और उसके बाद जो 20% हमारा सेशन होगा वो हम बीच में एक ब्रेक लेंगे 10 to 15 मिनट्स की। उसके बाद जो है कोई टास्क मैं आपको असाइन करूंगा और हम उसमें फिर पास पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ है वो क्वाइट लेंथी है, तो आपने अटेंटिव होके पूरा लेक्चर जो है वो अटेंड करना है और बीच में से स्किप नहीं करना, ताकि आप इसके जितनी भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनसे गो थ्रू हो सकें। हमेशा की तरह आपके सामने एक आउटलाइन आज का एजेंडा। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि व्हाट इज सी पैक। यानी सी पैक हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसकी में ये है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को, ताकि नॉलेज हो, उनका नॉलेज बिल्ड हो, जो बिल्कुल इस टॉपिक के हवाले से ज़ीरो लेवल पे हैं। तो हम बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ कि ये सी पैक क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, ये स्टार्ट कब हुआ, और पूरा इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसकी एक इम्पोर्टेंस यानी प्रोजेक्ट की क्या है इन एस्पेक्ट ऑफ चाइना, इन एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाइना के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और दोनों कंट्रीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर मैप्स की फॉर्म में मैं आपके साथ इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और आपको समझाऊंगा कि मैप की फॉर्म में सीपैक क्या है, मैप की फॉर्म में जो यानी चाइना के इंटरेस्ट है वो कैसे जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है। मैप की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सी पैक एक चाइना के मेजर प्रोजेक्ट यानी BRI का हिस्सा है। और अब 4 से 5 मैप्स की जो है वो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होगी। फिर डेवलपमेंट के फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं, ये गलती से मैंने फोर्थ वन भी लिखा है, 3 फेजेस हैं। इनको मैं जो कम्प्रिहेंसिवली यानी आपको एक ब्रीफली जो है बताऊंगा कि फेज 1 में यानी क्या है, टारगेट से टास्क थे, और
फेज 2 में क्या थे, फेज 3 में क्या है, और अभी क्या स्टेटस है। और इसमें तमाम फर्दर यानी सब प्रोजेक्ट्स क्या थे, एक एक प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा कि कौन सा कंप्लीट हो चुका, कौन सा नहीं हुआ, कौन सा अचीव होगा, किसकी क्या डेडलाइन है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। ये तमाम चीज़ें यहाँ तक मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर मैं आपके साथ यानी इसका करंट स्टेटस क्या है वो बताऊंगा। यानी 10 साल, अब 11वां साल स्टार्ट हो गया है इस प्रोजेक्ट को। तो करंट स्टेटस इसका क्या है। फिर सीपैक और दूसरे कंट्रीज जो रीजन के अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है और इंडिया है, तो इनके क्या इसमें इंटरेस्ट हैं और कैसे इस प्रोजेक्ट को सारे नेबर जो कंट्रीज हैं वो देखते हैं। फिर चैलेंजेस क्या हैं सीपैक के लिए, इसकी कंप्लीशन के लिए, टीटीपी, इंडिया, यूएसए या इंटरनल कौन से चैलेंजेस हैं जो कि सीपैक के लिए एक थ्रेट है। कंक्लूड करेंगे हम इसको, पूरा जो हम डिस्कशन करेंगे उसको एक समरी की फॉर्म में कंक्लूड करेंगे। और मोस्टली हम फोकस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट समझा जा रहा है और कौन सी इंप्रूवमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी में इस प्रोजेक्ट की वजह से आ चुकी हैं और इसका क्या पोटेंशियल है। लास्टली मैं आपके साथ पेपर, जो पास्ट पेपर है उसका एनालिसिस भी रखूंगा कि कैसे एग्जाम के अंदर पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में और इंग्लिश ऐसे में ये सवाल अब तक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। और जो हमारे यानी आप यहाँ तक चैलेंजेस तक बीच में एक जो पॉइंट है वो मिसिंग है कि ग्वादर पोर्ट के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आप तक मैं स्लाइड्स के फॉर्म में पहुंचाऊंगा। तो यहाँ तक जो चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस तक की जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेशन होगा और चैलेंजेस के बाद ग्वादर पोर्ट, और उसके बाद जो यानी इसका कंक्लूजन है और पास्ट पेपर का एनालिसिस है और फिर डिस्कशन है वो हमारा सेकंड हाफ होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, मिशन स्टेटमेंट क्या है इस प्रोजेक्ट की, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है 2014 की, जब 2015 की, जब ये प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आए थे चाइना के। और मिशन स्टेटमेंट, आपके सामने है जी मिशन स्टेटमेंट। मैं इसकी रीडिंग भी करूंगा और हमेशा की तरह आउटलाइन जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उसकी मैं रीडिंग करता जाऊंगा। बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करके बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसी स्लाइड जहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी और मैं समझूंगा कि इसका समझाना जरूरी है, तो मैं उसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगा। मिशन स्टेटमेंट ये है कि सिक्योरिंग एनर्जी इंपोर्ट एंड ट्रेड बूस्ट फॉर चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी। और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। 3000 किलोमीटर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रोड ओरिएंटेड था इनिशियली, और इसका मेजर यानी इसको चूंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर, कॉरिडोर इसमें एक मेजर वर्ड है, वहां से आप ये अंडरस्टैंडिंग रखें कि ये एक कॉरिडोर बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें 3000 किलोमीटर की जो है एक रोड का नेटवर्क और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एम की गई। अच्छा जी, इसकी लोकेशन क्या है जी, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में इसको देखें, ये बात ही नहीं आपने समझनी है कि ये चाइना और पाकिस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान की लोकेशन चाहे वो केपीके है, जीबी है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है या एजेके है, इन तमाम एरियाज के अंदर इस प्रोजेक्ट की यानी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। कहीं पे कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहीं पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कहीं पे कोई पावर प्रोजेक्ट है, कहीं पे कोई जो रेलवे का या आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ना कोई प्रोजेक्ट है। तो ये पाकिस्तान के इन तमाम रीजन्स में इस प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस है। जबकि चाइना का जो काशगर है और जिंगयांग जो रीजन है वहां से इस प्रोजेक्ट की जो है
का स्टार्टअप होता है। एस्टेब्लिश कब हुआ? 20 अप्रैल 2015 को, 9 ईयर एगो इसका फॉर्मली जो है आप कह सकते हैं कि जी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में इसका इनिशिएट हुआ, जबकि इससे पहले ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक जो है अंडर डिस्कशन रहा पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट्स के दरमियान, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। बजट क्या था जी? इनिशली इसको जो है वो 62 बिलियन इसका जो तखमीना लगाया गया कि 62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। एक सेकेंड से प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, स्टेटस क्या है कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, और बहुत सारे इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर जो है वो कंस्ट्रक्शन है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा कुछ लेआउट जो है जो मुझे स्क्रीन शो हो रही है उसमें कुछ जो है इंटरप्शन आ रही थी, तो वो मैं जो है वो ठीक कर रहा था। अच्छा, अब हम इसको मजीद परसू करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को। सीपैक इज सीन एज दी मेन प्लांक ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सीपैक है वो चाइना के एस्पेक्ट में जो उसका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक मेजर पार्ट है, और आप कह सकते हैं कि उसका एक मास्टर प्रोजेक्ट है। एंड एज ऑफ अर्ली 2024 इज द BRI's मोस्ट डेवलप्ड लैंड कॉरिडोर। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, उसका मोस्ट डेवलप्ड जो प्रोजेक्ट है, टास्क है, वो सीपैक रहा है। CPEC's potential impact on Pakistan has been compared to that of the Marshall Plan undertaken by the United States in the post-war Europe। अच्छा, ये जो USA की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और उसका कंपेयर हम जब USA के एस्पेक्ट में करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट एक सेशन है जिसमें मैं BRI को भी देख रहा हूँ, जिसमें मैं USA ओरिएंटेड एक जो प्रोजेक्ट है B3W, और एक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, जिसमें सुपर पावर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राइवलरी है, उसके एग्जिस्टेंस के साथ एक दूसरे को compete कर रहे हैं। तो ये जो USA का रोल है, इसको मैं मेजरली अगले लेक्चर में आपके सामने रखूंगा। हम स्टिक टू दी सीपैक रहते हैं इसमें। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स प्रिडिक्ट दैट सीपैक will result in the creation of upwards of 2.3 million jobs between 2015 and 2030 and add 2 to 2.5% percentage points to the country's annual economic growth। तो जब ये प्रोजेक्ट ही नहीं लॉन्च किया गया तो उस वक्त ये प्रेडिक्शन की गई, या इस ये एक रिजल्ट जो है वो रखा गया कि हम एटलीस्ट 2.3 मिलियन जॉब जो है वो इस प्रोजेक्ट से क्रिएट करेंगे। एज ऑफ 2022 इट हैज बीन एनहांस्ड पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड डेवलप्ड कैपेसिटी एंड प्रोवाइडेड 1/4 ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमिक की फॉर्म में तो अभी तक उस तरह से रिजल्ट अचीव नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडर प्रोग्रेस हैं। बट जो पावर प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में जो रिजल्ट है वो हमें नजर आता है कि अब तक जो काफी हद तक प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं वो नेशनल ग्रिड के अंदर पावर प्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट में अपना शेयर जो है वो दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, अब ये देखते हैं कि जी चाइना के एस्पेक्ट में इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है। Chinese President Xi Jinping described his fate-changing visit to Pakistan for signing the CPEC agreement by saying, "I feel as if I am going to Pakistan, the home of my brother." तो जब शी जिनपिंग साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त ये उनकी सेइंग थी, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी और ये पाकिस्तान के बारे में भी, and claimed that the friendship between the two nations was higher than mountains,
डीपर देन ओशंस एंड स्वीटर देन हनी। तो ये हमेशा से पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन है उसके अंदर ये रिमार्क्स दिए जाते हैं। China frequently uses terms like iron brothers and all-weather friends to describe its relationship with Pakistan. On 20 April 2015, Pakistan and China signed an agreement to commence work on the 46 billion project, which is roughly 20% of Pakistan's annual GDP, with approximately 28 billion worth of fast-tracked early harvest projects of the development by the end of 2018। अच्छा, तो ये 20 अप्रैल 2015 को फॉर्मली इसका इनाग्रेट किया गया। 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान और चाइना ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया कि हम इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली जो है वो लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है, और फिर ऊपर जो 3 कोटेशन सामने हैं आपके, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट के रिमार्क्स हैं, वो भी आपने जहन में रखने हैं। आप इसको रिफ्रेज कर सकते हैं अपने वर्ड्स की फॉर्म में भी, लेकिन अगर आप इनको याद कर लें तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अभी हम मजीद इसको परसू करते हैं चाइना के एस्पेक्ट में, कि यानी चाइना के एस्पेक्ट में कितनी इंपॉर्टेंस है इस प्रोजेक्ट की। ऑन 21 अप्रैल 2015, इन द इनागुरल सेरेमनी ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पिक्चर आपके सामने है कि उन्होंने उस वक्त फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी खिताब किया। ड्यूरिंग हिज एड्रेस ही signified the nature of the relationships between China and Pakistan with the Chinese, saying strong wind reveals the strength of grass, and genuine gold stands the test of fire। तो ये था एक जनरली चाइना का यानी पाकिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए किस तरह का एक रुझान था। अब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कैटेगोरिकली इस प्रोजेक्ट को फोकस करेंगे कि इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के क्या एजेंडा है, पाकिस्तान के क्या एम्स हैं, और इसी तरह से चाइना के भी क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जनरली कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या ट्रेंड था। अच्छा जी, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में आपके सामने जी, पाकिस्तान आल्सो स्टैंड्स टू प्रॉस्पर फ्रॉम इट्स gigantic plan, the multi-purpose project which shares reserved for infrastructure development, power generation, industrial zones and mass transit schemes। तो इसमें ये सारे जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर फर्दर प्रोजेक्ट्स या टास्क जो है और जो टारगेट्स हैं वो आपके सामने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फॉर्म में, पावर जनरेशन की फॉर्म में, इंडस्ट्रियल जोन्स और मैस ट्रांजिट स्कीम्स की फॉर्म में। नो डाउट सीपैक विल इफेक्ट एन इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू इन पाकिस्तान, एंड इफ इट वर्क्स out as planned, it would be generate 3 to 4 times the initial 62 billion investment। तो यानी ये इनिशियली तो टारगेट की गई थी कि जी 62 बिलियन की ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आल्दो प्रोजेक्ट गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एट दी एंड अगर ये प्रोजेक्ट जिस तरह से इनिशिएट किया गया और जिस तरह से अब तक इस पे काम हुआ है, तो अगर ये जारी रहता है और ये कंप्लीट होता है तो ये बहुत ज्यादा, यानी आप कह सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। द कॉरिडोर विल हेल्प एलिविएट पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग न्यू बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ स्टैट्स भी आगे मैं आपके सामने रखूंगा कि पॉवर्टी को कैसे जो है एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट यूजफुल साबित हो भी रहा है और हो भी सकता है अपनी जो यानी अहमियत है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, China's economic and military assistance will also help Pakistan to great deal in narrowing its ever widening gap in economic, military and nuclear fields with India। तो इस एस्पेक्ट में भी इस प्रोजेक्ट की अहमियत है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे सीपैक जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में चाइना के लिए अहम है कि जब यानी रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से टेंशन पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, तो चाइना का पाकिस्तान के अंदर एक मेजर कंसर्न है कि उसका सीपैक यहाँ पे है, उसमें चाइना के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने अफगानिस्तान को काफ़ी हद तक प्रेशराइज किया है कि अगर चाइना अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कोई काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट जो है वहां पे लॉन्च कर रहा है, तो वहां पे टेररिस्ट आके अटैक नहीं करे चाइनीज को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों आके वो चाइनीज डेलीगेट्स को, इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो चाइना यानी अपने मफाद की खातिर, भले ही सीपैक के जो अपने उसके एम्स हैं उनकी अचीवमेंट की खातिर ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री को जो है अपना इख्तियारात या अपना इन्फ्लुएंस यूज करके किसी हद तक प्रेशराइज जरूर कर रहा है
कि वो पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को ना डैमेज करें और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको जो है वो सॉर्ट आउट करें, कंसिडर करें. It is also mentioned in the policy paper that CPEC will help bring another green revolution in agriculture with the aim of shifting to modern techniques that will help increase the net output. तो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में स्पेसिफिकली हम एग्रीकल्चर का एक अलग से जो है पूरा सेशन भी रखेंगे. वहां पे हम देखेंगे कि सीपैक के अंडर किस तरह से चाइना भी अब पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस कर रहा है, और किस तरह से एडवांसमेंट की जितनी एक टेक्नोलॉजी है, जितनी जो टेक्निक्स हैं और जितनी सीड्स वगैरह की डेवलपमेंट है, और उसको पाकिस्तान में कैसे लॉन्च किया जा सकता है. और एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की एक मेजर बैकबोन थी कभी, उसको कैसे फोकस करके अब सीपैक के अंदर भी टारगेट करके उस पर काम करने के लिए जो है वो कुछ चीज़ें प्लान की जा रही हैं, और कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं. चाहे वो यानी एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में हम देखें तो जितनी हमारी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती है, तो उनके सेफ जोन बनाना, उनको जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा प्लान है, इकोनॉमिक जोन को कैसे के साथ पंजाब के एरियाज को लिंक करना, तो ये सारी चीज़ें मैं स्पेशली एग्रीकल्चर के उस टॉपिक में भी आपको समझा दूंगा. तो फिर उस इंफॉर्मेशन को भी आप सीपैक के एस्पेक्ट में लिंक कर सकेंगे. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट्स. Human resource development, educational linkages and improving health care are some of the additional benefits. तो ये यानी पाकिस्तान के ये जो डेवलपमेंट के कुछ ये नहीं चीज़ें हैं जिसमें गुंजाइश है, तो उसमें पाकिस्तान का कंसर्न है कि सी पैक के अंडर पाकिस्तान को ये चीज़ें पाकिस्तान की ये चीज़ें इंप्रूव हों. अच्छा, अब हम आते हैं चाइना के एस्पेक्ट में स्पेसिफिकली. चाइना क्या देख रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. चाइना के एस्पेक्ट में वो ये कहते हैं जी कि इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड बिग मार्केट्स ऑफ इट्स गुड्स इन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप. अच्छा, यहाँ पे आपने इस मैप पे फोकस करना है. ये चाइना का जिंगजियांग जो है वो जिंगजियांग प्रोविंस है. और अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से चाइना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको ऑयल्स की जो है इंपोर्ट के लिए और ऑब्वियसली इंडस्ट्री को सबसे मेजर फॉसिल फ्यूल्स की यानी जो जितनी भी एक जो जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए सऊदी और गल्फ कंट्रीज के साथ भी उसको लिंक रहना पड़ता है. तो जो ऑयल की इंपोर्ट्स हैं वो सब यहाँ से इस वक्त सऊदी अरेबिया से अगर वो आती हैं, तो आप ये मैप देख सकते हैं कि अभी अभी तक जो वो मैप फॉलो कर रहे हैं चाइना, कि यहाँ से उसकी ऑयल्स की इंपोर्ट्स आती हैं इस मैप के थ्रू, मलाक्का स्ट्रेट से होके, और इस पूरी चाइना की इस पोर्ट पे आके वो पहुंचती हैं. तो ये डिस्टेंस, आप पहली चीज ये देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना बड़ा है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मलाका स्ट्रेट और ये जितना भी रीजन है, ये पूरा टेंशन से भरा भरा पड़ा है. यहाँ पे यानी नेटो के अलाइंस भी मौजूद हैं. यहाँ पे जनूबी कोरिया और यानी शुमाली कोरिया, उनकी भी टेंशन हैं. ताइवान भी मौजूद है. और ये एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं हर वक्त कोई ना कोई एक राइवलरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है चल रही होती है. और नेटो के चूंकि यहाँ पे अलाइज भी मौजूद है, तो चाइना चूंकि एक इमर्जिंग जो है वर्ल्ड की पावर है, तो उसको एक थ्रेट रहती है कि इतने बड़े रूट पे एक तो डिस्टेंस ज्यादा, दूसरी इसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा, और तीसरी इस रीजन के अंदर जो टेंशन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं कि कहीं उसकी ये सप्लाई लाइन ब्लॉक हो सकती है, कहीं उसकी ये सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. तो ये वो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त चाइना फेस कर रहा है. तो दूसरा क्या है, सीपैक क्यों बना रहा है, तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो यहाँ से पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के साथ वो लिंक हो जाएगा थ्रू एक रोड का जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है. यहाँ से उसकी यहाँ तक आएगी पूरी जितनी भी चाहे वो इम्पोर्ट है चाहे वो एक्सपोर्ट है. तो इस पोर्ट के थ्रू लिंक होने के बाद पाकिस्तान के इस कॉरिडोर के थ्रू उसके इस रीजन के अंदर उसकी इंपोर्ट भी जो है पहुंचेगी और उसकी एक्सपोर्ट भी यहाँ से जाएगी. तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, डिस्टेंस कम है पहली चीज. दूसरा क्या है कि डिस्टेंस की वजह से उसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम है. तीसरा क्या फायदा है, आपको अब समझ आ जानी चाहिए. तीसरा फायदा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस हैं या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, उनसे चाइना सेव हो जाएगा, कि उसको चैलेंजेस का सामना नहीं रहेगा, बजाय इसके कि यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज से गुजरते हुए उसकी ट्रेड पहुंचे या जाए आए. अब सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू वो यहाँ पे ग्वादर पे पहुंचेगा और पहुंच रहा है, और यहाँ से वो गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट और यानी यूरोप वगैरह को एक्सेस कर सकता है.
फिर एक और इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो यानी ये जितना एरिया है, ये जो पोर्ट स्पेशली, तो इंटरनली भी अगर इस प्रोविंस को देखा जाए तो यहाँ से बीजिंग का जो इनका पोर्ट है वो उसका डिस्टेंस भी itself बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि चाइना के एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, जिसको देखते हुए सी पैक उन्होंने प्लान किया और जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बहुत सारी जो पॉइंट्स अभी आगे आएंगे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा जी, चाइना कंसिडर सीपैक अ flagship project of a broader one belt one road policy because China will through this project get direct access to huge consumer markets in the Middle East। तो वही चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो सीपैक विल लिंक चाइना टू नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे ओवर की बात भी हो रही है, वन बेल्ट वन रोड की, तो उसका भी मैप में जब आपके सामने रखूंगा तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। Through CPEC, China aims to counter US dominance in the region and get access to the deep sea port Gwadar and use it as a naval base in case of tensions with India। ठीक है जी, तो ये तकरीबन तमाम फैक्टर्स मैंने आपको एक मैप की फॉर्म में ऑलरेडी समझा दिए हैं। और ये जो मलाक्का स्ट्रेट के अंदर डायलेमा है, इसकी चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इसके इंटरेस्ट हैं जी चाइना के। अच्छा जी, CPEC also gives a useful alternate to utilization of Chinese labor to their own benefit। और Chinese companies have bought 40% shares Pakistan stock exchange, enabling themselves to reshape the Pakistan economy to their utmost benefit। तो ये इसके further benefits आपके सामने हैं, ये चाइना के जो एम्स हैं इसके पीछे। Moreover, China will also become an important stakeholder in Afghanistan and will try to diminish US existence in this part of the world। Similarly, China could treat Indians' claims of Tibet region by exploiting the Kashmir issue। It's a win-win situation for China in any case। अच्छा, यहाँ पे हमने जो रूट के एस्पेक्ट में, ट्रेड के एस्पेक्ट में, कॉरिडोर के एस्पेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस तो देख ली है, लेकिन अब ये चीज़ भी समझने की है कि सी पैक की बदौलत जो लिंकेज एक अफगानिस्तान के साथ भी कायम हो रहा है और काफ़ी हद तक हुआ है चाइना का, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके बाद जो इस रीजन के अंदर चाइना जब लिंक हो रहा है, तो जो इंडिया के साथ भी उसकी टेंशन से उसको काउंटर करते हुए चाइना की एक पोजीशन जो है मजीद सॉलिड होगी, और वो रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस मजीद डेवलप कर लेगा। और ऑब्वियसली अगर चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन के अंदर बढ़ रहा है तो वो काउंटर करेगा यूएस की डोमिनेंस को भी, और कर भी रहा है। और काफी हद तक तो यूएस की जो यहाँ से रीजन से एक किस्म की आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वाली पीस डील हो जाने के बाद और उसके बाद जैसे वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, काफी हद तक खत्म हो चुकी है। और इन पैरेलल चाइना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुका है अफगानिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली चाइना की एक हमेशा से इम्पोर्टेंस रही है। और जो इंडिया के साथ टेंशन है उसमें भी आपने रिसेंटली डेवलपमेंट्स ऑलरेडी देखी हैं। तो ओवरऑल सीपैक के एस्पेक्ट में चाइना की इम्पोर्टेंस इस रीजन के अंदर बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और मजीद इस प्रोजेक्ट को देखते हुए वो अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैप्स के फॉर्म में अब मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अ, 4 से 5 मैप्स हैं, तो आपने बड़े गौर से ये चीज़ सुननी है। आवाज़ तो अब तक आप सबको क्लियर आ रही है ना? साथ साथ आप मुझे अपडेट करें। वन बेल्ट वन रोड, ये आपके सामने है। बेल्ट एंड रोड का एक इनिशिएटिव चाइना का वर्ल्ड वाइड जो इसका प्रोजेक्ट है, और ये आपके सामने है कि कहाँ ये चाइना से होता हुआ आप एक रशिया को टच करता हुआ, जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनको टच करता हुआ, इस्तांबुल टर्की से होते हुए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो पूरा एक बेल्ट की फॉर्म में लिंक्ड है यूरोप के साथ। ठीक है, और इधर से यानी ये रूट जो है चाइना सीपेक का है, यहाँ से ऑलरेडी हमने इसको देखा है। और दूसरा यानी ये एक पूरी एक बेल्ट की फॉर्म में, चाहे वो अफ्रीका का यानी जिबूती है, कीनिया है, और फिर इधर से श्रीलंका को यानी उसने लिंक किया है, और यहाँ से म्यांमार को भी उसने लिंक किया हुआ है, मलेशिया को भी लिंक किया है। तो ये एक ब्रॉडर उसका एक विजन है जिसपे वो काम कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इस पे यानी काफी हद तक उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके इस पे प्रैक्टिकली जो इसके फ्रूट्स हैं वो अचीव भी करना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक वन बेल्ट वन रोड का मैप आपके सामने यहाँ पे ये रखने की वजह ये है कि आपको ये चीज समझ आए कि
ये सी पैक जो है वो चाइना का सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उसका एक BRI का जो एक मेजर प्रोजेक्ट है उसका ये एक पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक मेजर प्रोजेक्ट है, लेकिन चाइना के लिए ये एक उसके जो एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है, आल्दो ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक सब प्रोजेक्ट है। अब अगेन ये नहीं, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि एक और पिक्चर मैंने आपके सामने मैप रखा है ताकि ये आपको बेल्ट का भी जो है वो चीज़ें क्लियर हों, और दूसरा जो सी पैक इसमें है वो भी आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकें कि सी पैक आपका यहाँ से यहाँ तक है, और पूरा कॉरिडोर पाकिस्तान को टच करता हुआ ग्वादर तक, काशगर से लेकर। और उसका जो बेल्ट का इनिशिएटिव है वो बेल्ट एंड रोड का, वो ये आपके सामने है। अफ्रीका जो यूरोप है उसको टच करता हुआ, और फिर अगेन एशिया में आप आ जाते हैं तो श्रीलंका को, इंडिया को, म्यांमार को, मलेशिया को। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब मैंने जनरली आपको BRI दिखाया, BRI के अंदर फिर मैंने एक ओवरव्यू दिया सी पैक का क्या है। अब हम मजीद क्लासिफाई अगेन हो गए अपने मेन टॉपिक के साथ, सी पैक के साथ। तो इसमें एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपके सामने कुछ चीज़ें, कि यहाँ से ये चाइना के रीजन से ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और इसके फर्दर यानी ये सब क्लासेस हैं उसमें, यानी पावर प्लांट्स भी वो उन्होंने डेवलप किए हैं, पाकिस्तान के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए हैं। ये टारगेट है, यहाँ से स्टार्ट होके ये इसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो फेजेस चूंकि मैं आगे डीपली एक डिस्कशन में लाऊंगा तो फिर मजीद में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर रहा। डेवलपमेंट फेजेस। डियर स्टूडेंट्स, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो उस वक्त इसके 3 फेजेस टारगेट किए गए, कि एक फेज 1 है, एक फेज 2 है, और एक फेज 3 है। और इन 3 फेजेस में क्लासीफाई करने के बाद दोनों कंट्रीज ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक सामने अपने रखे, फर्दर उसमें प्रोजेक्ट्स टारगेट रखे, और उसमें ऑफिशियली और प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट किया। फेज 1 2015 से 2020 टारगेट किया गया, जिसमें एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टारगेट किया गया, कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। फेज 2 में जो कि 2021 से 2025 तक टारगेट किया गया, उसमें ये टारगेट था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे मेनली स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उनको जो है वो बिल्ड किया जाएगा। और फेज 3 जो कि 2026 से 2030, यहाँ पे मिस्टेक है, 2030 तक था, उसमें जो टूरिज्म तो है लेकिन सबसे मेनली ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स कॉपरेशन है उसको मजीद इन्हांस किया जाए। तो इसको आप देखते हैं फर्दर कि फेज 1 में क्या क्या काम हुआ है, फेज 2 में क्या क्या हुआ है, और अभी जो फेज 3 स्टार्ट होने जा रहा है, और फेज 2 जब खत्म हो रहा है, और अब यानी 10 साल भी हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, तो क्या अचीवमेंट हुई है, क्या होना बाकी है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट्स आपके सामने कि फेज 1 में तो क्या टारगेट किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी की जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर उसको फोकस किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझें कि इस चीज को कोई अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि बिल्कुल यानी जीरो नॉलेज के साथ ये लेक्चर ले रहा है, तो एक सवाल रेज होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा चाइना क्यों लॉन्च कर रहा है, और ये यानी पावर प्रोडक्शन को क्यों फोकस कर रहा है, किसी और चीज को उन्होंने फोकस क्यों नहीं किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, प्रोजेक्ट्स जो है पे काम हो रहा है, चाइना को इन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या यानी बेनिफिट मिलेगा, यानी फौरी उसने ये लॉन्च क्यों कर दिया। बाहर तो यही लगता है ना कि पाकिस्तान के फायदे हैं इसमें जी, बिल्कुल। तो पावर सेक्टर को उसने क्यों फोकस किया, एनर्जी सेक्टर को क्यों फोकस किया उसने, बताएं जरा। एनर्जी प्रोडक्शन को उसने फेज 1 में क्यों फोकस किया है। अनम्यूट भी कर सकते हैं चैट। सर, एक फॉसल फ्यूल से शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन फ्यूचर क्योंकि फॉसल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, तो वो जरा फ्यूचर का सोच रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं इस वजह से। कोई और सीपे के एस्पेक्ट में आपका रेलिवेंट जवाब नहीं है। सर, इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है
और हमारी जो आईपीपीस के साथ मुआहदे हैं वो बहुत खराब हैं, तो वो अपनी पावर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि उनको हमारे पे नहीं, डिपेंडेंट ना होना आईपीपी पड़े। लाइन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर, कोई और भी आपने यानी अ, जो आपने दूसरा पॉइंट बताया ना ये रेलिवेंट है, मैं इसको मजीद थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। कोई और यानी क्यों चाइना ने पाकिस्तान के अंदर पावर प्रोडक्शन को, एनर्जी को ही क्यों फर्स्टली फोकस किया है जी? इसमें तो सीधा सीधा पाकिस्तान का फायदा है, चाइना को इसमें क्या बेनिफिट है? वो तो सीधी सीधी रोड्स बनाता है सबसे पहले, और अपनी ट्रेड वो जो है वो जीबी से स्टार्ट करके ग्वादर पे लाके भेज देता है दुनिया को। पाकिस्तान में उसने क्यों ये फोकस किया है? उसकी वजह जो बताई है अभी, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 2013 से 15 के दरमियान, इस पे डिस्कशंस बैक चैनल चल रही थी, और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस वक्त पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस थे। ठीक है, और उसमें पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, और पाकिस्तान की एनर्जी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी यानी ऑब्वियसली जिसके नतीजे में लोड शेडिंग होती थी। तो उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए या थोड़ा सा डेवलपमेंट करने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर फर्दर, मिसाल के तौर पे चाइना चाहता है जी पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। ठीक है, अगर वो फेज वन में इसको टारगेट कर ले तो उसका क्या फायदा होता? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं है, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोड शेडिंग चल रही है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या आपको आउटकम देना था? ठीक है, और जो मिसाल के तौर पे चाइना से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मिडिल ईस्ट के अंदर वो कोई चीज़ आपने भेज रहे हैं वाया पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर एनर्जी क्राइसिस इस लेवल के होंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स कैसे बनेंगे? वहां पे इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे तो उनके अंदर जो स्टोरेज होगी किसी चीज की, जो वहां पे फंक्शनैलिटी होगी, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? तो उन सारे चीजों को जो क्या कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, और फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट के, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जोन बिल्ड करने के, उनको अचीव करने के लिए प्री रेक्विजिट था कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उनको काउंटर किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एनर्जी क्राइसिस हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, आपकी मार्केट कैसे डेवलप करेगी, आपके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो कैसे डेवलप होंगे जब आपकी लाइट नहीं है, आपकी एनर्जी सोर्सेज नहीं है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है? तो पाकिस्तान का इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होते वक्त सबसे बड़ा मसला ही एनर्जी का था। तो सबसे पहला फोकस ये किया कि जी पाकिस्तान का जो बुरा हाल उस वक्त था उसको देखते हुए इस मसले का हल किया जाए। तो ये वो प्रोजेक्ट्स जो जो इनिशियली जो है कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं और एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इनको वन बाय वन नहीं रीडिंग करूंगा, आप इसकी कर लीजिएगा। आगे भी ये चीजें मजीद फेज वन को मैं मजीद डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको नजर आएंगी। कुछ यानी फेज वन के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके थे 2020 तक, लेकिन बीच में जो पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट आया, उस वजह से काफी हद तक जो है सीपैक भी जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब रहा, और काफी हद तक काम स्लो डाउन भी होगा और एक किस्म का काम बीच में रुक भी गया था। ओवरऑल जो फेज वन है उसके बहुत से टारगेट्स अचीव भी हुए हैं, और कुछ अंडर डेवलपमेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रशिया की जो फेज वन है उसके मेजर प्रोजेक्ट्स ये, और मजीद मैंने कुछ ऑलरेडी आपको डाटा भेजा हुआ, आपने वहां से भी देखना है। फिर एक सी पैक के हवाले से वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, वहां पे सी पैक की हर चीज बताई गई है। 2015 में, 16 में, 17 में कौन से प्रोजेक्ट एनर्जी के कंप्लीट हुए हैं, कौन से जो है वो ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स के कंप्लीट हुए हैं, रेलवे का कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, कौन से ऑपरेशनल हैं प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीजें वहां दी हुई हैं। कुछ आपके सामने मजीद मैं लिंक भेज भी दूंगा, अगर नहीं भेजा तो आपने वहां जाकर भी देख लेना। तो फेज वन के अंदर जो मेजर चीजें हैं वो आपके सामने ये कंप्लीट हुए हैं। ठीक है जी, और ये सारे फेजेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो हमने पहला फेज किया है 2015 से 2020 में, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हमने देख लिया। अब फिर जब आगे बढ़ते हैं फेज टू में, जो कि 2021 से 2025 टारगेट किया गया था, इसमें ये था कि फेज वन में एनर्जी प्रोडक्शन हमने कर ली, एनर्जी के यानी पावर प्लांट्स लगा लिए,
कश्मीर के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स लगे, नीलम झेलम को इम्प्रूव किया गया, मल्टीपल जो पीछे आपके सामने आप पढ़ लीजिएगा उन पे काम हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, लोड शेडिंग किसी हद तक कम हुई थी। बल्कि अगर कंपेयर करें 2013 के साथ 2016, 17 और 18 को, तो काफी हद तक डिफरेंस आ गया था। आइडियल नहीं था, लेकिन काफी हद तक चीजें इंप्रूव हो गई। तो उसके बाद क्या था जी, कि फेज 2 में इंडस्ट्री डेवलप करनी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने है कि कौन कौन से अभी फर्स्ट जो आपको ये 8-9 प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक जोन नजर आएंगे, ये कंप्लीट हो चुके हैं और इन पे काम कंप्लीशन होने के बाद इनको ऑपरेशनल ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो मैं डिटेल्ड इनकी नहीं बताऊंगा कि रशिया के का जो इकोनॉमिक जोन है उसमें क्या है क्या नहीं है, वो आपने रीडिंग कर लेनी है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रशिया के वहां पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है। और जो ये सारे आपके सामने हैं, इनकी आप खुद रीडिंग कर लीजिएगा। भावलपुर में है कोल का प्रोजेक्ट, यानी वो ऑपरेशनल है। और इसके अलावा जो सिंध के अंदर यानी ठट्ठा में है। इसी तरह से अगेन ये एक विंड का एक प्रोजेक्ट था, वो भी कंप्लीट है। यहाँ पे अगेन ठट्ठा में ये प्रोजेक्ट है। और ट्रांसमिशन लाइन का एक जो मटियारी से लाहौर की है, वो ऑपरेशनल है। और यानी हाइड्रो पावर का ये जो करोड़ का 720 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था, जो यानी काउटा और आज़ाद कश्मीर के बीच में आता है, वो ऑपरेशनल है। ठीक है। हब का थर का कोल का पावर प्रोजेक्ट है, वो ऑपरेशनल है, इसी पे के अंडर ये बिल्ड हुआ। इसी तरह से जो ये प्रोजेक्ट भी आपके सामने है, जीत कोल का और पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट था। ठीक है जी, जो कि इस कंपनी ने किया। इसके अलावा थर का अगेन ये एक फर्दर एक पावर प्रोजेक्ट है 14 नंबर, वो भी ऑपरेशनल है। और जो ये तो कितने प्रोजेक्ट्स आपके सामने, 14 प्रोजेक्ट्स आपके सामने जो कि ऑपरेशनल हैं, कंप्लीट हैं और ऑपरेशनल हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर यानी डेवलपमेंट हैं। तो ये 2 लिंक्स आपके सामने, ये मैं आप मुझे क्लास के बाद याद कराइएगा अगर मैंने ना भेजे तो आप वहाँ पे जाकर ये देख सकते हैं। वहाँ पे भी 10 से 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो डेवलप हो चुके हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब वो ऑपरेशनल होने वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिन पे अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन जिनकी जारी है। तो ये थी फेज 2 की बात आपके सामने। अच्छा जी, ये फेज 1 को अगेन हम देख सकते हैं, फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि पहले मरहले में क्या था जी, कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर किया जाए। दूसरे जोन में क्या था, दूसरे फेज में, कि जी जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है और यानी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद उसको इंडस्ट्रियलाइज करके एक ट्रेड की फॉर्म में चीज़ों को लाया जाए, इकोनॉमिक जोन बिल्ड किए जाए, और थर्ड फेज में जाके मजीद चीज़ों को, इसके बेनिफिट्स और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को अचीव किया जाए। अच्छा, 2 फेजेस तो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, फेज 3 में सिर्फ क्या मेंशन था, टूरिज्म एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फेज 3 में अभी क्या चल रहा है। उससे पहले 2 फेजेस जो टारगेट किए गए थे, उसमें अब तक क्या अचीव हुआ, हमने उनको अलग अलग से तो देख लिया है ना, लेकिन अभी 2023 में इस प्रोजेक्ट को 10 साल हुए, एक डेकेड कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे, और एक सेरेमनी भी हुई थी जिसमें यानी क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है और क्या चीज़ें अचीव की हैं दोनों कंट्रीज ने, वो सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन लाई गई। और अगेन कुछ चीज़ें रिवाइव करके फ्यूचर का जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान मुरतब किया गया है। तो उसको फिर हम कह सकते हैं कि जो यानी इस जो जो सेरेमनी थी, जो एक सेलिब्रेशन थी आफ्टर 10 ईयर्स, उसके बाद जो 5 यानी एरियाज को फोकस किया गया, तो वो फेज 3 में अंडर प्रोग्रेस हैं। Through the first decade, China has made an investment of around $25 billion। तो अब तक यानी 10 साल के अंदर, मैंने क्या बताया था, 62 बिलियन को इनिशियली टारगेट किया गया था, तो उसमें $25 बिलियन जो है वो ऑलरेडी जो है चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। इन द एनर्जी सेक्टर 14 प्रोजेक्ट्स हैव बीन completed, 2 are under construction and 5 more projects are under consideration। ठीक है। 14, 16, 16 और 5, 21, 21 प्रोजेक्ट्स जो है ओवरऑल इस वक्त तक सी पैक के अंडर जो है वो चल रहे हैं, जिसमें से 14 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5 जो है वो अंडर कंसिडरेशन है।
A total of 7280 megawatt of energy has been added it to the grid, while an additional 4428 megawatt of energy is in process. तो आप देख सकते हैं 7 4 11 11.5 यानी हजार मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो अचीव, उसमें से 70% अचीव हो चुका और 30% अचीव होने जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। तो ये 10 years की अचीवमेंट है अब तक की। In the infrastructure sector, a total of 6 projects have been completed across provinces with 18 more projects underway। तो इनिशियली हमने क्या देखा था, 3000 को टारगेट किया गया था ना कि 3000 किलोमीटर का कॉरिडोर है, लेकिन ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आती है, प्रोजेक्ट्स वहीं पे नहीं रुकते। और बिजनेस में भी ये चीज कही जाती है कि बिजनेस कहीं पे भी एक जगह स्टेबल नहीं होता, बल्कि वो ग्रो करता है। और अगर वो ग्रो नहीं करेगा विद टाइम, तो अगर वो एक आप कह सकते हैं मोमेंटम के साथ बस एक चल रहा है, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क, तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना भी उसकी कामयाबी नहीं होती। तो टाइम गुजरने के साथ इसमें भी एक्सटेंशन आई, और आप देख सकते हैं कि जो रोड्स के टारगेट था 3000 से एक्सीड करके अभी कितने किलोमीटर तक जा चुका है, जिसमें 4244 जो अंडरवे है और 1600 ऑलरेडी अचीव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके ऑलमोस्ट पहले जो 3000 टारगेट था उसके बाद यानी 50% इसमें मजीद इजाफा हो गया कि 50% यानी मजीद इसमें रोड के नेटवर्क को इन्हांस किया जाएगा। ऑन 1 अगस्त 2023 चाइना एंड पाकिस्तान सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ अ डेकेड ऑफ सी पैक। ठीक है जी। चाइनीज वाइस प्रीमियर, ये उनका नाम है जी, पेड अ 3 day visit टू पाकिस्तान, ही लाइफिंग। अच्छा, he narrated an official letter from the President Xi Jinping congratulating Pakistan on the achievement of this milestone and encouraging it to enhance cooperation with China across multiple fronts। ठीक है जी। अच्छा, यही चल रहा है अभी। स्लाइड आपके सामने, माइलस्टोन पे हम बात करें कि क्या क्या अचीव हुए। In addition to this, CPEC has created more than 192,000 jobs। 192,000 jobs अभी तक क्रिएट हुई हैं। इनिशियली मैंने आपको फिगर बताया था कि क्या टारगेट किया गया था। आल्दो ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की कोई बहुत तकदीर बदल चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो एक प्रोजेक्ट है वो अपने फ्रूट्स जो है वो इस वक्त उसके मिलना शुरू हो गए। 190,000 जॉब्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू अब तक क्रिएट हुई, एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान विल फर्दर बी बूस्टेड एज इट हैज एन ओवरऑल पोटेंशियल टू जनरेट 1.2 million employment opportunities। Moreover, four of a total 14 projects to develop the Gwadar port have been completed, including Gwadar Port Free Zone, Gwadar Smart Port City Master Plan, Pakistan China Technical and Vocational Institute at Gwadar, Pak China Friendship Hospital and Gwadar East Way Expressway। तो ग्वादर के एक एक चीज यहाँ पे मजीद यानी आप जहन नशीन कर लें कि जिस तरह सी पैक चाइना के बीआरआई का हिस्सा है, सी पैक चाइना के बीआरआई का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसी तरह ग्वादर सी पैक का एक इम्पोर्टेंट सब प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो ये आपने एक चीज समझनी है कि चाइना के एस्पेक्ट में बीआरआई एक मेजर प्रोजेक्ट है और उसके अंदर फर्दर सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सब पार्ट है उसका। इसी तरह से पाकिस्तान के लिए सी पैक एक बड़ी चीज है, लेकिन उसके अंदर जो ग्वादर का पोर्शन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, वहाँ पे जो पोर्ट के टारगेट्स रखे गए थे कि यहाँ से कितनी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो वो बहुत अहमियत रखता है। तो आपने ग्वादर प्रोजेक्ट को सी पैक के डोमेन में पढ़ते हुए लिखते हुए कहीं पे भी मिस नहीं करना। अच्छा जी। जब ये 10 साल कंप्लीट हुए तो 6 नए डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग जो है पाकिस्तान के डेलीगेट्स के दरमियान जो है वो डेवलप हुई, वो आपके सामने है। और वो डेवलपमेंट क्या थी कि जी फॉर्मुलेशन ऑफ जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी ऑन सी पैक, द एक्सपोर्ट ऑफ ऑफ ड्राई चिलीज फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना, और इसी तरह से द फाइनल रिपोर्ट ऑन द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कोकराक्रम हाईवे फेज 2, और MOUs ऑन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, ये भी साइन हुआ। और एक्सपोर्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म अंडर सीपैक, इसको भी साइन किया गया। और फाइंडिंग्स ऑन दी 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ एमएल कमीशन वर आल्सो एक्नॉलेज। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स फर्दर पाकिस्तान और चाइना के डेलीगेट्स ने यहाँ पे साइन किए और एक रिवाइव किया कि 10 साल में हमने ये तो अचीव कर लिया, तो अब आगे हमारे क्या शॉर्ट टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं। अच्छा जी। अब हम आ गए
सी पैक और इसके दूसरे जो रीजन के कंट्रीज हैं, उनके लिए इसकी क्या अहमियत है। अभी तक हमने सी पैक को समझ लिया है, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया है, चाइना के एस्पेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया है, इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने देख लिया है, इसमें पावर जनरेशन को हमने देख लिया है, इसमें एम्प्लॉयमेंट को हमने देख लिया है, इसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स को हमने देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि यानी रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कंट्रीज इसको किस नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए टास्क भी होगा, मैं आपको बताता हूँ। बायलैटरल बेनिफिट्स तो दो कंट्रीज के लिए हैं ही हैं, लेकिन जुलाई 2020 में द ईरानियन एम्बेसडर टू इस्लामाबाद प्रपोज द आइडिया ऑफ द गोल्डन रिंग ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। तो इसका डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा था, अगर नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगा। आपने इस गोल्डन रिंग को स्टडी करना है कि ये प्रपोजल क्या था, और ये कैसे गोल्डन रिंग एक सीपैक का पार्ट बनाने के लिए क्या प्रपोजल दिया गया, और एक्सटेंडेड फॉर्म में यानी इसके क्या सीपैक के ऊपर पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये आपका टास्क है, ये आपने पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करनी है कि ये गोल्डन रिंग क्या है। गोल्डन रिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पे आपको सेपरेट सवाल भी आ सकता है पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी और करंट अफेयर के अंदर भी, कि ऑब्वियसली अब ऐसे के अंदर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके तीन फेजेस क्या है। अब ऐसे के अंदर आपको ये नहीं पूछा जाएगा जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पावर प्रोडक्शन के कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट के साथ लिंक करके कोई सवाल पूछे जाएंगे, तो उसमें ये भी हो सकता है कि गोल्डन रिंग का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग मस्टली करनी है, तो ये आपका टास्क है। ग्वादर पोर्ट का मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है, तो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने ग्वादर पोर्ट की रखी हैं ताकि इस बारे में भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप हो। Gwadr's potential to be a deep water seaport was first noted in 1954 while the city was still under Omani sovereignty। तो ये ग्वादर इनिशियली जो है ना वो ओमान का हिस्सा था। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको जो है वो परचेज किया था back in 1954, and plans for construction of the port were not realized until 2007 when the port was inaugurated by Pervez Musharraf after 4 years of construction at a cost of 248 million। तो पहली बार 2007 तक जो है ना इसके ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जो है ग्वादर को फोकस किया गया बीइंग एक पोर्ट के तौर पे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द ग्वादर फॉर पाकिस्तान। इट इज द थर्ड मोस्ट यानी डीप सी पोर्ट है। जो एक सी पोर्ट होती है ना वो डीप जितनी होगी, यानी ये आप स्टडी कीजिएगा और आपको शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब में, और जो जितने भी ये जो बहरी जहाज होते हैं जो उनके जो लंगर अंदाज करते हैं पोर्ट पे आके, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस पोर्ट पे आके वो रुके हैं और वो कितना बड़ा जहाज है, कितना बड़ा वो यानी आप एक मटेरियल कैरी करता है। तो वो पोर्ट किस तरह की है, अगर तो वो गहरी पोर्ट होती है जहाँ पे यानी पोर्ट बनी है और वो आके लंगर अंदाज होगा, तो वो कितनी गहरी है। तो नेचुरली ग्वादर पोर्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये नेचुरली गहरी है। ठीक है, और वहां पे कोई भी बड़े से बड़ा जहाज आके जो है वो रुक सकता है, स्टे कर सकता है, लंगर अंदाज हो सकता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसकी ये अहमियत को जो है बढ़ा देता है। इट इज लोकेटेड एट द क्रॉस जंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल सी शिपिंग एंड ऑयल ट्रेड रूट्स। तो जो एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 70% जो वर्ल्ड की जो एक सी की ट्रांसपोर्टेशन है ना वो ग्वादर के सामने से गुजरती है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है ग्वादर की पोर्ट की। ग्वादर कैन एक्ट एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब फॉर पाकिस्तान। ग्वादर पोर्ट वुड कनेक्ट थ्री रीजन, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड द मिडल ईस्ट। तो ये इसकी जियोग्राफिक जो है वो एक इम्पोर्टेंस है। जो ग्वादर के यानी फर्दर यानी 14 प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप पढ़िएगा, पीछे स्लाइड गुजर गई है कि जो सी पैक के अंडर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे काम चल रहा है। ठीक है जी, और एक मैप भी आपके सामने है ग्वादर की जो पोर्ट है उसका।
क्योंकि ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन किया जाए, आसान सी चीजें हैं, आप इसकी भी रीडिंग कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि ग्वादर के यानी राइवलरी के तौर पे जो ईरान की एक पोर्ट है उसका नाम आपको पता है? कि जिसको एक तरफ तो पाकिस्तान ने डेवलप किया ना ग्वादर को, और चाइना ने यानी मेजरली इसमें सपोर्ट किया, उनके अपने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन बहुत हद तक उनने यहाँ पे काम किया और कर भी रहे हैं। तो ये तो एक पाकिस्तान और चाइना का एक ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ईरान के अंदर एक पोर्ट बनी है उसका नाम आप जानते हैं? ये मुझे बताएं जरा। वो टोटली ये कंसिडर किया जाता है कि अ, एक दूसरे को ये नहीं, एक ओपोनेंट के तौर पे देखते हैं। एक ग्वादर पोर्ट और दूसरी जो है ईरान की पोर्ट, तो उसका नाम क्या है? बताएं जरा। चाबहार। एग्जैक्टली exactly। तो उसमें यानी इंडिया का बहुत बड़ा मेजर इंटरेस्ट है, और उसने यानी इस ग्वादर को काउंटर करने के लिए जो है उसको डेवलप किया है। और नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली ईरान, नॉट ओनली चाबहार, बल्कि ग्वादर के हवाले से तो इन गल्फ कंट्रीज में दुबई के बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि अगर ग्वादर इस तरह से डेवलप हो जाता है तो दुबई का जो एक एक अपनी इम्पोर्टेंस है, बीइंग एन इम्पोर्टेंट गल्फ कंट्री, तो वो भी काफ़ी हद तक यानी इन्फ्लुएंस होगी। तो वो भी नहीं चाहते कि ग्वादर जो है 100% इसी तरह से कंप्लीट हो जिस तरह से कंप्लीट होने जा रही है, इसके सारे जितने भी रीजन्स हैं या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनका भी ये फोकस है कि ग्वादर जो है वो उतनी अहमियत ना हासिल कर ले कि वो उनके इंटरेस्ट को भी डैमेज करे। तो ये नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्वादर के एस्पेक्ट में इंडिया, ईरान और ये जो दुबई है, यूएई है, इसके भी कंसर्न्स हैं। वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट उस तरह से ऑपरेशनलाइज हो, ये पोर्ट उस तरह से वर्किंग करे। लेकिन पाकिस्तान के एस्पेक्ट में, चाइना के एस्पेक्ट में इसकी क्या अहमियत है वो आपने ज़रूर रीडिंग करनी है। एक जनरल नाउ हाउ मैंने आपको दे दी है। अच्छा जी, अब आते हैं चैलेंजेस पे। और चैलेंजेस की जब बात होगी तो आ, उसमें आपकी तरफ से भी फीडबैक लिया जाएगा कि आपके ख्याल में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छे से हमने अभी तक कवर किया, तो हम इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं बजाय कि हम पास लें। आपकी क्या सजेशन है? ब्रेक करनी है या कंटिन्यू करना है? सही सर, आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कंटिन्यू। कंटिन्यू करें? अच्छा जी, ब्रेक करनी है। चले ब्रेक पे जाते हैं, और 10 मिनट की ये ब्रेक होगी, और उसके बाद हम देखेंगे जो चैलेंजेस हैं सीपैक के वो क्या हैं। और फिर जो है वो इसकी जो पास्ट पेपर एनालिसिस है वो करेंगे। और फर्दर क्वेश्चन एंड आंसर का कोई सेशन यानी एक रखेंगे जिसमें यानी इस टॉपिक के हवाले से भी आपकी क्यूरीज हों तो वो भी हम देख सकें। ठीक है, तो अभी